नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की, जहां गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। अवैध खनन से बना था गड्ढा, लोगों ने किया चक्का जाम। प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतक के परिजनों को 4 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। धनखेड़ी में अवैध खनन चल रहा था और अवैध खनन के चलते यहाँ पर बड़ा सा गड्ढा था और इसमें खेलते हुए 3 बच्चे जा गिरे और तीनों बच्चों की मौत हो गई। अब इस मौत के बाद, तीनों बच्चों के निधन के बाद जो परिजन है काफी हंगामा किए। यहाँ पर जो नेशनल हाईवे उसे जाम कर दिया गया। मृतक के परिजनों को 4 लाख की मदद का ऐलान जरूर किया गया है, लेकिन फिर भी जो आक्रोशित ग्रामीण थे वे काफी हंगामा करते रहे। गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत के बाद सबसे पहले तो जो अवैध खनन है उसे बंद कराने की भी इनकी मांग थी और यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि पूरा रास्ता जाम हो चुका था। नेशनल हाईवे पूरा जाम हो गया था, यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और यहाँ पर जो ग्रामीण थे, जो परिजन थे मृतकों बच्चों के, उनसे बात करने की कोशिश की गई, उनको समझाने की कोशिश की गई। काफी देर तक ये हंगामा यूं ही चलता रहा। प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, ऐसी जानकारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुआवजा तो दिया जा रहा है, लेकिन उससे बच्चे तो वापस आएंगे नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही हैं गड्ढों में डूबने की वजह से, जो खनन माफिया होते हैं वो बड़े बड़े गड्ढे खोद कर चले जाते हैं, उसे पाटते भी नहीं है। और इस तरीके से न जाने कितनी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब लोग इसका शिकार होते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए हैं। अरुण, देखा जा रहा है 3 बच्चों की अवैध जो खनन चल रहा था गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। अब क्या कुछ जानकारी, अभी अपडेट क्या है? क्या जाम खोल दिया गया है? बिल्कुल, देखिए सांवेर विधानसभा क्षेत्र का ये धनखेड़ी एक गांव है, वहाँ का मामला है जो आईआईटी के बिल्कुल करीब है और यहाँ पे कई सालों से अवैध उत्खनन चल रहा था। उन जो अवैध उत्खनन हुआ उससे जो गड्ढे बने थे, उन गड्ढों में, उस गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ये लोग वहाँ पर काम करने गए हुए थे तो उनकी मौत हो गई और उसके बाद जो परिजन हैं उन्होंने हंगामा कर दिया। नेशनल हाईवे इंदौर उज्जैन था, उसको जाम कर दिया। 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की वो मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए की तत्काल सहायता उनको दे दी गई है। साथ ही जो मंत्री हैं जल संसाधन, उन्होंने तुलसी सिलावट ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो तत्काल मौके पर पहुंचे और जो भी लोग हैं उनको समझाए दें और दोषियों पर भी कार्रवाई की बात अब कही जा रही है। हालांकि जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो सत्ता पर आरोप, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके संरक्षण में ये अवैध उत्खनन चल रहा था, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। वो तुलसी सिलावट का भी नाम ले रहे हैं। शुक्रिया आपका अरुण जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जो मंत्री हैं तुलसी सिलावट, उनका भी नाम लिया जा रहा है। अवैध खनन से के चलते ये गड्ढा बना था जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई डूबने से और लोगों ने जमकर यहाँ पर हंगामा किया। छत्तीसगढ़ में भगवान राम का ननिहाल यानी कि राजधानी के चंदखुरी में स्थित माता कौशल्या का मंदिर अब पहले से काफी भव्य हो गया है। चंदखुरी गांव में माता कौशल्या का प्राचीन मंदिर सौंदर्यीकरण के बाद और खूबसूरत नजर आ रहा है। नवरात्रि के पहले दिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरती और ज्योत प्रज्वलित कर मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। भगवान राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति का भी अनावरण किया गया और इसके साथ ही उन्होंने आकर्षक लाइटिंग के बीच राम वनगमन पर्यटन परिपथ का शुभारंभ किया। इस दौरान समारोह में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने प्रस्तुति दी जो 3 दिनों तक चलेगी। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के 15 साल के शासन में प्रदेश नक्सलगढ़ के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब प्रदेश की पहचान सांस्कृतिक रूप से हो रही है। आज ऐसे लगा कि छत्तीसगढ़ में चंदखुरी में आए के बाद आज जिन वातावरण है, ऐसे लगा थे कि माता कौशल्या भगवान राम लल्ले के अपन मई के पधारे, अपन ननिहाल आए, ऐसे हम सब लगा थे। पर्यटन के दृष्टि से हमने सब विकास करना है और न केवल छत्तीसगढ़ केवल राम वनगमन पथ के बात में नहीं करो, केवल 2200 किलोमीटर के विकास के बात नहीं करो, बल्कि छत्तीसगढ़ में जिन हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, तिलक कैसे हमारा बढ़ाना है। बड़े संख्या में गुरु घासीदास जी के मानने वाला है, बड़े संख्या में कबीर जी के मानने वाला है।
तो ये सब जगह मतलब हम विकसित करना है। बहुत जनमना बहुत ज्यादा विरोध के बात करते, वो मतलब 15 साल ले मौका मिले, लेकिन छत्तीसगढ़ के पहचान ल केवल नक्सलगढ़ के रूप में रखी रही से। आज छत्तीसगढ़ पहचान होते तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति के नाम से, हमर हरेली के नाम से, हमर तीजा के नाम से, हमर विश्व आदिवासी दिवस के नाम से, हमर आदिवासी नृत्य महोत्सव के नाम से, हमर गुरु घासीदास जी के नाम से, हमर कबीर जी के नाम से, हमर भांचा राम के ममियारों के रूप में ये छत्तीसगढ़ ला पहचान मिला थे। चंदखुरी में स्थित माता कौशल्या मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य के लोकार्पण के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने मानस मंडली के साथ संगत किया और मंच पर कलाकारों के साथ मानस मंडली के साथ ही संगत किया गया। वहीं दूसरी ओर कई विधायकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अपने आप को रोक नहीं पाए और जमकर डांस किया। माता कौशल्या मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य के लोकार्पण के मौके पर मशहूर संगीतकार शंकर महादेवन के गीतों पर आम लोगों के साथ साथ सीएम भूपेश बघेल अपने आप को रोक नहीं पाए और विधायकों संग जमकर डांस किया। इसके साथ ही शंकर महादेवन के साथ सीएम भूपेश बघेल समेत मंत्री विधायकों ने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया गीत पर जुगलबंदी भी की। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने नवरात्र प्लान बनाया, जिसके तहत पार्टी 9 अक्टूबर से उपचुनाव वाली सीट के हर बूथ पर कन्या पूजन करेगी और भोपाल में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में ये फैसला हुआ है, जहां कन्या पूजन का ये कार्यक्रम 13 अक्टूबर तक चलेगा। और इस बात की जानकारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी है। भूपेंद्र सिंह के मुताबिक इस अभियान के तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर कन्या पूजन करेंगे और जीत का आशीर्वाद भी लेंगे। नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन का कार्यक्रम घर घर जाके कन्या पूजन कार्यक्रम करेंगे। इसके पश्चात फिर कन्या पूजन का कार्यक्रम चलेगा। 9 से 13 तक का ये कार्यक्रम है। उपचुनाव में बीजेपी के कन्या पूजन वाले प्लान पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने इसे चुनाव में लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश बताया है। कन्या पूजन करने का अभियान लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की एक कोशिश है, एक ढोंग है। कन्या पूजन करने का अभियान लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की एक कोशिश है, एक ढोंग है।
मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एक बार फिर से किसान कर्ज माफी का मुद्दा गरमाएगा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी, क्योंकि इसी मुद्दे के दम पर कमलनाथ ने अपनी सरकार बनाई थी और वो फिर किसानों की कर्ज माफी के सहारे चुनावी नैया पार करने की जुगत में लग गई है। वहीं बीजेपी के लिए ये मुद्दा गले की फांस बन गया है, इसलिए वो विकास के मुद्दे पर उपचुनाव लड़ने की बात कह रही है। प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में किसान कर्ज माफी बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। कांग्रेस अपने वचन पत्र में कर्ज माफी को शामिल कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का 11,000 करोड़ का कर्ज माफ किया था, जिसकी जानकारी बीजेपी सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल ने खुद विधानसभा में सार्वजनिक की है। लेकिन साजिश के तहत कांग्रेस सरकार गिरा दी गई और किसानों का कर्ज माफ नहीं हो पाया। 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और 2023 का विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर ही लड़ेगी। देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में 27 लाख किसानों का कर्जा, 11,000 करोड़ कर्जा माफ हुआ। ये स्वीकार किया है कृषि मंत्री स्वयं ने और शिवराज जी ने स्वीकार किया है। विधानसभा में हम इसके पूरे साक्ष्य भी मौजूद दे चुके हैं। कांग्रेस का मुद्दा शुरू से ही था किसानों का कर्ज पूर्णतः माफ किया जाए। वो तो एक षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई, वरना मध्य प्रदेश के सभी किसानों का कर्जा पूर्णतः माफ हो जाता। उपचुनाव में कांग्रेस का यही मुद्दा रहेगा और आने वाले विधानसभा 2023 में भी कांग्रेस का यही मुद्दा रहेगा, किसानों का कर्ज माफ हो। कि भाजपा ने किसानों को भ्रमित करके चुनाव जीता उपचुनाव, लेकिन आज भी किसानों का कर्जा भाजपा ने एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया है। बीजेपी विकास के मुद्दों को लेकर उपचुनाव लड़ने की बात कह रही है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि किसान कर्ज माफी के वादे पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन उनकी सरकार गिरते ही उन्होंने इस मुद्दे को तिलांजलि दे दी। कांग्रेस के किसी भी वादे पे कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और कांग्रेस ने सरकार की छोड़ने के साथ ही उस विषय से तिलांजलि दे दी। भाजपा न पहले बोली थी, न आज बोलेगी। भाजपा के अपने कार्यक्रम है, भाजपा का अपनी आइडियोलॉजी है, भाजपा के यशस्वी मुख्यमंत्री का अपना काम करने का तरीका है और मुझे संतोष इस बात का कि भाजपा के उन कदमों के भरोसे से भाजपा अपने निरंतर प्रगति के सोपान चढ़ती जा रही है। किसान कर्ज माफी का सूबे में एक बड़ा सियासी मुद्दा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की अलग अलग दलीलें और दावे हैं। अब देखना ये होगा कि उपचुनाव में कांग्रेस को कर्ज माफी का मुद्दा फायदा पहुंचाता है या फिर विकास के मुद्दे पर बीजेपी जीत का परचम लहराती है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी है, जिसमें एमपी का दबदबा है और एमपी में भी ग्वालियर चंबल अंचल पर खास फोकस है। ग्वालियर चंबल से 4 दिग्गज नेता कार्य समिति में शामिल हुए हैं, जो सियासी संतुलन के लिहाज से भी काफी अहम है। कार्य समिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया को शामिल किया गया। कैलाश विजयवर्गीय, वीरेंद्र खटी, ओम प्रकाश धुर्वे, सुधीर गुप्ता और लाल सिंह आर्य को कार्य समिति में जगह दी गई है। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी, जिसमें एमपी का दबदबा देखने को मिला। अकेले ग्वालियर चंबल से 4 दिग्गज नेता कार्य समिति में शामिल हुए, जो कि सियासी संतुलन के लिहाज से अहम है। तो वहीं बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर, लता उसेंडी, सांसद अरुण साव को शामिल किया गया। इसके अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह समेत कईयों के नाम शामिल हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात होशंगाबाद की, जहां रामजी बाबा समाधि के पास अचानक डीपी में आग लग गई और जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया और इलाके की बत्ती गुल हो गई। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
मध्य प्रदेश में 12,043 पदों पर की गई शिक्षकों की भर्ती कानूनी दांवपेच में फंस गई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की अंतिम चयन सूची जारी करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी और इसके बावजूद हाल में ही सरकार ने चयन की अंतिम सूची जारी कर दी। अब राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में आवेदन पेश करते हुए शिक्षक भर्ती पर कोर्ट की सहमति मांगी गई। हाई कोर्ट में पेश आवेदन में राज्य सरकार ने दलील दी है कि 12,000 पदों पर शिक्षक भर्ती विशेषज्ञों से कानूनी राय लेकर की गई है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं के संकाय छोड़कर अन्य विषयों के शिक्षकों की भर्ती की गई है। हाईकोर्ट में दायर आवेदन पर ओबीसी से जुड़ी याचिकाओं के साथ ही 25 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी और देखना होगा कि कोर्ट शिक्षक भर्ती को अपने पूर्व आदेश की अवमानना मानती है या सरकार को राहत देती है। और खबरों में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।